आज हम लोग इंडियन पैनल कोड 1860 को पढ़ेंगे और इसके हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये समझो कि व्हाट इज इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता क्या है। और ये एग्जाम, एपीओ के एग्जाम में ये सवाल आ चुका है, व्हाट इज इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता क्या है। तो इसकी प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि भारतीय दंड संहिता दंड दांडिक विधि है। इट इज एक्सपीडिएंट टू प्रोवाइड ए जनरल पैनल कोड फॉर इंडिया। ये भारतीय दंड संहिता की उद्देशिका में इसका वर्णन है। तो हम यहाँ से ये पॉइंट निकाल सकते हैं कि इंडियन पैनल कोड सामान्य दांडिक विधि। अब सामान्य दांडिक विधि का तात्पर्य ये हुआ कि ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड, ऑफेंस अपराध की परिभाषा दी हुई है, और अपराध जो अपराध कारित किया गया, जो अपराध हो गया, उस अपराध का दंड भी दिया गया। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज हम लोगों को याद ये रखनी है कि कौन सा एक्ट है। तो एक्ट 45 ऑफ 1860, इसको हम लोग नोट कर ले। ये हमारा एक्ट 45 ऑफ 1860, 1860 का इंडियन पैनल कोड है। अभी इसमें एक बात और लागू होती है कि इंडियन पैनल कोड 1860 लिखा हुआ है, और ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 1 जनवरी 1862। और 1860 क्यों लिखा हुआ है? 1860 इसमें इसलिए लिखा हुआ है कि लेजिस्लेचर द्वारा 6 अक्टूबर 1860 को ये पास हुआ था। विधानमंडल के द्वारा 6 अक्टूबर 1860 को ये पारित हुआ था। अब इसकी हिस्ट्री पे हम लोग चले जाते हैं। तो एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सवाल ये आता है कि भारतीय दंड संहिता को फ्रेम किसने किया था, बनाया किसने था। तो भारतीय दंड संहिता को बनाने के लिए कमेटी बनी थी, और उस कमेटी के हेड थे लॉर्ड मैकाले। अब एक क्वेश्चन और जनरेट होता है कि लॉर्ड मैकाले का फुल नेम क्या है। तो लॉर्ड मैकाले का फुल नेम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। अब एक चीज और हुई, 1834 में ला कमीशन की कमेटी गठित हुई। ठीक, लेकिन ये इंडियन पैनल कोड को फ्रेम होने के बाद इसको रिवीजन के लिए भेजा गया, और उस कमेटी के हेड थे सर बार्नेस पीकॉक। और सर बार्नेस पीकॉक ने रिवीजन करके अपनी रिकमेंडेशन के साथ इंडियन पैनल कोड के ड्राफ्ट बिल को 1850 में पास कर दिया। और ये इस पर लेजिस्लेचर में गया, विधानमंडल में गया, और 6 अक्टूबर 1860 को भारतीय दंड संहिता पास हो गया। अब लागू होने की कंडीशन जब आती है, तो लागू होने की जो इसकी डेट है वो 1 जनवरी 1862 है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को याद रखनी है, बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी में मोहम्मदन लॉ एप्लीकेबल रहा। कब से कब तक रहा? 1860 में। 1860 सन 1860 तक बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो कोर्ट्स थे, उनमें 1860 तक मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ लागू रहा। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और आती है, इसकी हम एप्लीकेशन पे बात करते हैं। तो इंडियन पैनल कोड की एप्लीकेशन कहाँ पे दी हुई है? इंडियन पैनल कोड की एप्लीकेशन दी हुई है सेक्शन 1 में प्रोवाइड करी है। सेक्शन 1 ये कहता है कि इंडियन पैनल कोड एक्सटेंड शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में लागू होगा। शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। जब ये ड्राफ्ट हुआ था, अभी जब ये लागू हुआ, तो उसमें लिखा एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू और कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पे लागू होगा। लेकिन अब आर्टिकल 370 स्क्रैप कर दिया गया है, इसलिए पूरे भारत पर इंडियन पैनल कोड लागू हो जाएगा। अब हम इसके एक्सटेंट की बात कर रहे हैं, तो इसके एक्सटेंट को दो फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। दो तरीके से इसको हमें समझना है, इसके एक्सटेंट को। तो पहली चीज हमें ये देखनी है
कि ऑफेंस अपराध होगा या तो वो भारत में होगा या भारत के बाहर होगा। तो अगर भारत में होगा तो कौन कौन लाई है, जब अगर भारत में कोई अपराध घटित हो रहा है तो उस भारत में घटित अपराध के लिए सजा किसे मिलेगी, वहां पर उन्होंने डिफाइन करा एवरी पर्सन। सेक्शन 2 में वो बात करते हैं एवरी पर्सन की, प्रत्येक व्यक्ति। कहता है एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजन देयर ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। तो एवरी पर्सन है और गिल्टी कहाँ पे होगा, विद इन इंडिया होगा। तो ये इसका जो जुरिडिक्शन हुआ विद इन इंडिया हुआ सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 2 के अगर हम देखें तो इसका जुरिडिक्शन विद इन इंडिया हुआ। अब सेक्शन 3 पे अगर हम जाते हैं तो सेक्शन 3 कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ टू बी ट्राइड विद इन इंडिया, भारत के बाहर लेकिन उनका विचारण कहाँ होगा, भारत में होगा। ये क्या कहता है, सेक्शन 3 बोलता है। उसके बाद अब देखो सेक्शन 4 क्या कहता है, ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात करता है। सेक्शन 3 में सेक्शन 3 में अगर हम देखें तो सेक्शन 3 में आया पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच by law to be tried within इंडिया। ठीक। अच्छा, एक बात आपको और बतानी थी, अभी इससे टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पे हम चलते हैं तो वो पॉइंट आपके साथ फिर डिस्कस कर लेंगे। अभी हम पढ़ते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में बात करते हैं। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अभी हम सेक्शन 2 और 3 में देखें तो सेक्शन 2 और 3 में पर्सन की बात की हुई है। सेक्शन 2 और 3 में केवल पर्सन की बात की हुई है, इट डज नॉट इन्वॉल्व द सिटीजन ऑफ इंडिया। सेक्शन 3 में कहता है एनी पर्सन और सेक्शन 2 में बोलता है एवरी पर्सन। ये डिफरेंस है दोनों। सेक्शन 3 कहता है एनी पर्सन और सेक्शन 2 कहता है एवरी पर्सन। एवरी पर्सन जो इंडिया में है वो लाइबल है, जो भी ऑफेंस कमिटेड हुआ विद इन इंडिया उसका ट्रायल इंडिया में होगा। ये अपने इंडियन वो इंटरनल जुरिसडिक्शन की बात करते हैं, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात करते हैं। सेक्शन 3 जो है वो ये कहता है एनी पर्सन और उसके द्वारा जो भी ऑफेंस किया गया है बियॉन्ड इंडिया किया गया है, लेकिन विधि के द्वारा उसका विचारण इंडिया में होना है, उस व्यक्ति को डिफाइन किया गया, उन ऑफेंसेस की बात की गई। उस व्यक्ति के द्वारा जो ऑफेंस किए गए हैं जो इंडिया के बाहर है लेकिन उनका विचारण भारत में होगा, ये सेक्शन 3 में इसका वर्णन किया गया। अब इसके बाद सेक्शन 4 कहते हैं। तो सेक्शन 4 दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है, पहला पार्ट बोलता है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, और दूसरा पार्ट कहता है एनी शिप और एयरक्राफ्ट, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट। दो बातें बात करें तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया तो कोई भी भारत का नागरिक, चाहे उसने विद इन, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया
इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, जिसने भारत के बाहर अपराध किया हो वो भी शामिल है, लेकिन अगर उसको क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो भारत का नागरिक अगर भारत के बाहर कोई अपराध करता है तो सेक्शन 4(1) सब सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये आती है, सेक्शन 4(2) क्या कहता है, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट। अभी यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए क्या, सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया की बात करते हैं। अभी आप सबसेक्शन 2 की जब हम बात करेंगे तो सबसेक्शन 2 में देखिए लिखा हुआ है, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट। तो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति, लेकिन वो होना उसको कहाँ चाहिए, एनी शिप में हो, एयरक्राफ्ट पे हो, रजिस्टर्ड इन इंडिया, जो कि भारत में इसका पंजीकरण हो। ठीक, तो अब बाई एनी पर्सन, नॉट नेसेसरी ए सिटीजन। अगर कोई पर्सन है, जरूरी नहीं है कि वो सिटीजन भारत का नागरिक हो, क्योंकि वो शिप और एयरक्राफ्ट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन इंडिया, है ना, उसका भारत में पंजीकरण होना आवश्यक। ठीक, तो अच्छा, अब एक दूसरी चीज आती है कि जो भी अपराध हुए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे जनरेट होता है कि दो लाइबिलिटीज क्रिएट होती है, एक तो कॉर्पोरेट क्रिमिनल लाइबिलिटी और दूसरी विकेरियस लाइबिलिटी। क्रिमिनल लॉ में दो, कॉर्पोरेट क्रिमिनल लाइबिलिटी जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के द्वारा जो क्रिमिनल ऑफेंसेस किए जाते हैं, जैसे साइबर क्राइम हो गया, कंपनी के द्वारा कोई फ्रॉड कर लिया गया, दे आर कॉल्ड द कॉर्पोरेट क्रिमिनल लाइबिलिटी। एंड फर्दर विकेरियस लाइबिलिटी, विकेरियस लाइबिलिटी मीन्स मास्टर इज लाइबल फॉर हिज सर्वेंट एक्ट। तो यदि किसी मालिक के, किसी नौकर ने, सर्वेंट ने अपनी फंक्शनिंग के लिए, कंपनी के काम के लिए या मास्टर की सलाह के अनुसार कोई ऐसा कोई ऑफेंस कर दिया है, तो वो मास्टर उसके लिए उत्तरदायी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो नोट करने वाली बात है, जो ऑफेंसेस हैं उसके एक्सेप्शन भी दिए हुए, एक्सेप्शन भी उन्होंने यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। और एक्सेप्शंस हैं, पहला एक्सेप्शन है फॉरेन सॉवरेन। जो फॉरेन सॉवरेन है वो, उसके ऊपर आईपीसी के प्रावधान लागू नहीं हो रहे, उसको एग्जेम्पशन दिया गया। दूसरा है डिप्लोमेट्स, ठीक, तीसरा है एलियन एनिमीज, चौथा है फॉरेन आर्मी, पांचवा है वारशिप, और छठा है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। एंड प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आज बीन एग्जम्प्टेड अंडर आर्टिकल 361। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको नोट कर लीजिए, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर एग्जम्प्टेड अंडर आर्टिकल 361। तो एक्सेप्शन हम नोट कर लेते हैं। पहला है, जिसको छूट मिली हुई है आईपीसी के थ्रू, तो पहला है फॉरेन सोवरेन, दूसरा है डिप्लोमेट्स, तीसरा है एलियन एनिमीज, चौथा है फॉरेन आर्मी, पांचवा है वॉरशिप, और छठा है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। These exemptions are provided under Article
361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो मोटा मोटा हो गया हमारा। अच्छा, सेक्शन 4 में एक अमेंडमेंट कर दिया। सेक्शन 4 में एक अमेंडमेंट किया है कि किसी कंप्यूटर या साधन को साइबर क्राइम की वजह से, जब से कंप्यूटर का इम्प्लीकेशन हुआ है इंडिया में, तो साइबर क्राइम भी शुरू हो गए। तो अगर साइबर क्राइम से रिलेट कोई चीज है, वो भी सेक्शन 4 के अंतर्गत आता है, और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंतर्गत दैट पर्सन शुड बी ट्रीटेड अंडर द इंडियन पेनल कोड एंड टू बी ट्राइड विद इन इंडिया। ठीक, चलो, एक चीज, अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनको देख लेते हैं, जो कि आपको याद करनी है। सेक्शन 9 से है नंबर। सेक्शन 9 से नंबर की बात करते हैं। तो नंबर क्या है? नंबर वो होते हैं जो कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो अगर कहीं पर कॉन्सेंट में अगर सिंगुलर नंबर लिखा हुआ है, तो सिंगुलर नंबर का मतलब प्लूरल नंबर से भी होता है। उसमें उसकी डेरिवेटिव्स, उसको हम इंक्लूड मान ले कि सिंगुलर नंबर इंक्लूड्स प्लूरल नंबर आल्सो। ये हम लोग सेकंड चैप्टर पे चल रहे हैं, और सेकंड चैप्टर जनरल एक्सप्लेनेशन का है। सेकंड चैप्टर जनरल एक्सप्लेनेशन का है, साधारण स्पष्टीकरण। चैप्टर सेकंड जनरल एक्सप्लेनेशन। ठीक, तो जनरल एक्सप्लेनेशन का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है नंबर से रिलेट करती है। सेक्शन 9 रिलेट टू नंबर, याद करने के लिए 9 से नंबर। सेक्शन 10 में आए। सेक्शन 10 डिफाइन करता है मैन एंड वुमेन। अब वर्ड आया मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन, मैन डिनोट्स ए मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। या मैन एंड वुमेन का मतलब है कि अगर इस सेक्शन आईपीसी के किसी भी सेक्शन में मैन एंड वुमेन वर्ड का इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पर ये डिफाइन करना जरूरी नहीं है कि वो मेजर है कि माइनर है। यहाँ पर हम उसको एनी एज के पर्सन को, मैन एंड वुमेन का मतलब मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ मेल, मैन मीन्स मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, वुमेन मतलब फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। ठीक, सेक्शन 10 आया, और फिर उसके सेक्शन 10 के बाद आता है सेक्शन 11, और सेक्शन 11 डिनोट्स द वर्ड पर्सन। ठीक, पर्सन वर्ड इसलिए दिया कि पर्सन वर्ड वाइड है, डिफाइन मैन एंड वुमेन को भी करता है, लेकिन इसके साथ साथ कंपनी है, एसोसिएशन है, बॉडी ऑफ पर्सन है। वो बॉडी ऑफ पर्सन, वेदर इनकॉर्पोरेट, व्हाट इज ए कंपनी? कंपनी इज ए ग्रुप ऑफ persons or a body of person, a association of body of person to be which is registered in India। ये कंपनी के लिए हुआ, उसका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक होता है। लेकिन आईपीसी ये कहता है कि पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। ठीक है, तो सेक्शन 9 में नंबर, 10 में मैन और वुमेन, और 11 में पर्सन। ठीक, 12 सेक्शन 12 में हम आते हैं। तो सेक्शन 12 डिफाइंस द वर्ड पब्लिक। पब्लिक, तो पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन 14, समझ लीजिए। सेक्शन 14 याद कर लीजिए। सेक्शन 14 का मतलब होता है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकारी सेवक। सेक्शन 14 गवर्नमेंट सर्वेंट।
ठीक, सेक्शन 14 बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 21, सेक्शन 21 आता है पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पर इस पे बहुत क्वेश्चन जनरेट होते हैं सेक्शन 21 पे। तो सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट है, तो पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत क्या आ जाएगा? तीनों जो हमारी सेनाएं हैं उनमें कोई व्यक्ति अपॉइंटेड हुआ है वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है, कोई जज है वो भी सर्वेंट होता है, कोई जुडिशियल ऑफिसर है वो भी पब्लिक सर्वेंट होता है। ठीक, बेसिकली कोई भी ऐसा पर्सन जिसका काम पब्लिक ड्यूटी से रिलेटेड हो, जिसका काम पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड हो, लोक कर्तव्यों का निर्वहन करता हो। ठीक है। अच्छा, अभी प्रश्न आता है क्या आर्बिट्रेटर पब्लिक सर्वेंट है? हाँ, आर्बिट्रेटर पब्लिक सर्वेंट है। क्या किसी व्यक्ति को कन्फाइन करने की किसी को अथॉरिटी दी गई है तो क्या वो पब्लिक सर्वेंट है? वो भी पब्लिक सर्वेंट है ना? अच्छा, सरकार की ओर से संपत्ति को ग्रहण करने की जिसे पावर दी गई है वो भी पब्लिक सर्वेंट है। एक सवाल और आया कि क्या नगर आयुक्त लोक सेवक है? नगर आयुक्त लोक सेवक माना गया। ठीक, अब बेसिकली अब हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे हैं जो कि हम लोग को समझना है, वो है सेक्शन 22। अच्छा, सेक्शन 22 रिलेट टू द मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करती है। अच्छा, मूवेबल प्रॉपर्टी को हम लोग समझने के लिए एक चीज ये समझ लें कि अगर हम इसे रिलेट करते हैं थेफ्ट से, थेफ्ट पे बेसिक कंडीशन क्या है? क्या होना चाहिए? मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो जर्नली आईपीसी में ऑफेंसेस को दो तरीके से डिफाइन किया गया है, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट और ऑफेंस अगेंस्ट द पर्सन। तो पर्सन में दो पॉइंट आगे आते हैं, बॉडी और प्रॉपर्टी। अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो हम इसको देखेंगे ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट एंड ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन। तो अब पर्सन को अगर हम आगे डिफाइन करते हैं तो पर्सन को डिफाइन करने के लिए बॉडी और प्रॉपर्टी। तो ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी होगा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, डकैती, मर्डर, ये सारी चीजें उसमें हार्म होता है तो बॉडी को भी होता है, और अगर थेफ्ट करे तो प्रॉपर्टी को भी हार्म। तो यहाँ पर रिलेट हम करते हैं उस प्रॉपर्टी को। बेसिकली आईपीसी दोनों जगह आती है, दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन जनरली जो हमारी इस्तेमाल हो रही है वो हो रही है प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है? बेसिकली क्या होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। और ये मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ डिफाइन करी गई है? दिस मूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 22, राइट। अच्छा, मूवेबल प्रॉपर्टी अगर कोई लेगा तो उसे क्या होगा? ही गेट अनलॉफुल बेनिफिट। अनलॉफुल बेनिफिट मतलब wrongful gain। ठीक, एंड दिस wrongful gain हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 23। तो 22 में प्रॉपर्टी हुई, प्रॉपर्टी आपने एज एन ऑफेंस आपने प्रॉपर्टी अनलॉफुली अचीव करी तो आपको क्या होगा? अनलॉफुल wrongful गेन होगा। तो आपको wrongful गेन होगा, और जिसकी प्रॉपर्टी आपने अचीव की है, इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी ली है, उसको क्या होगा? उसको होगा wrongful लॉस।
ठीक। तो हमें याद रखना है कि प्रॉपर्टी गेन करें, मूवेबल प्रॉपर्टी अगर कहीं किसी से ले ली, चोरी हुई, किसी की चोरी हो गई, किसी का सामान चुरा लिया गया, तो उसको क्या होगा, जिसका सामान चुरा लिया गया उसका रॉन्गफुल लॉस हो जाएगा, और जिसका जिसके जिसने सामान को लिया है, जिसने चोरी किया है, उसको क्या हो जाएगा, उसको रॉन्गफुल गेन हो जाएगा। ये सेक्शन 23 में है। अब रॉन्गफुल गेन करने के जो यहाँ पर तरीके डिफाइन किए हैं, वो सेक्शन 24 और 25 में डिफाइन किए। सेक्शन 24 में कहता है डिसऑनेस्टी, बेईमानी, ठीक। सेक्शन 24 में डिसऑनेस्टी को डिफाइन करता है, और सेक्शन 25 में फ्रॉड को डिफाइन। पर्पस क्या है, पर्पस है रॉन्गफुल गेन करना, और इस रॉन्गफुल गेन को करने के लिए दे क्रिएट्स रीजन टू बिलीव, यानी कि विश्वास करने का कारण उत्पन्न करते हैं, इस तरीके के एक्शन में लाते हैं, इस तरीके के उनके एक्ट होते हैं कि सफिशिएंट कॉज टू बिलीव, वो रीजन टू बिलीव होता है, वो रीजन टू बिलीव करते हैं। ठीक है। तो रीजन टू बिलीव को यहाँ पे डिफाइन किया है, ए पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव ए थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग, बट नॉट अदरवाइज। वो उसको उस बात का विश्वास दिलाते हैं कि ये चीज है, मतलब फ्रॉडलेंटली उसको अगर कर रहे हैं, तो फ्रॉडलेंटली में अगर हम कोई चीज को लेके आते हैं तो उसको हम विश्वास दिलाते हैं, इसको रीजन टू बिलीव होती है। तो रीजन टू बिलीव होगी, तो रीजन टू बिलीव होगी तो उसके साथ फ्रॉड कमिट किया जाएगा या डिसऑनेस्ट होगा, और जब डिसऑनेस्ट होगा सेक्शन 25 में फ्रॉड होगा, सेक्शन 24 में डिसऑनेस्टली यानी बेईमानी होगी। अब जब बेईमानी करेंगे तो रॉन्गफुल गेन करेंगे, तो रॉन्गफुल गेन करेंगे, तो रॉन्गफुल गेन करने के लिए उन्होंने कुछ उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी कुछ अचीव करी होगी। तो रॉन्ग मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे डिफाइन है, सेक्शन 22 में। तो हम इसे दोबारा रिपीट कर लेते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 22। मूवेबल प्रॉपर्टी से हमारा क्या हो रहा है, रॉन्गफुल गेन हो रहा है। दैट रॉन्गफुल गेन हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 23। एंड वो रॉन्गफुल गेन कैसे हमें मिल रहा है, बाय वे ऑफ डिसऑनेस्टी मिल सकता है सेक्शन 24, बाय वे ऑफ फ्रॉड मिल सकता है सेक्शन 25, और इन सब के लिए हम रीजन टू बिलीव का इस्तेमाल करते हैं, वो है सेक्शन 26। अभी हमने इतना सारा कर लिया। अब उसके बाद हम इस चीज को अपना जो भी हमने अल्लाहफुल गेन किया, रॉन्गफुल गेन किया, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट कैसे करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे टू गिविंग द प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ, सबसे पहले क्या आता है, वाइफ आता है, फिर क्या आता है, क्लर्क आता है, और सर्वेंट। तो जो भी हमने रॉन्गफुल गेन किया, वो रॉन्गफुल गेन किया सेक्शन 23 में। प्रोसेस क्या है, सेक्शन 24, सेक्शन 25 with section 26 region to believe, and that property which is in possession of wife, clerk or servant which has been defined under section 27। ठीक। अब इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करते हैं करेंगे, वो करेंगे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अभी जो डॉक्यूमेंट्स है बीन डिफाइंड, डॉक्यूमेंट से पहले हम लोग आते हैं सेक्शन 28 पे। तो सेक्शन 28 क्या है, काउंटर फीटिंग, यानी कि कूटकरण। तो कूटकरण का मतलब ये होता है कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु के समान बनाना, मतलब आइडेंटिकल फ्रेमिंग ऑफ आइडेंटिकल आइडेंटिकल पीस बना दिया बिल्कुल, जिससे कि अगले आदमी को धोखा हो जाए, और उसका कार्य ऐसा हो जिससे धोखे दिए जाने की संभावना हो। ये काउंटर फीट का काम। तो काउंटर फीट क्या क्या हो सकता है,
डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। ठीक, काउंटरफीट हम क्या करेंगे, कॉइन्स को करते हैं, नोट्स को, जो नोट छाप रहे हैं, जो नकली जाली नोट छापते हैं, ये काउंटरफीटिंग ऑफ रुपी है, उसका बिल्कुल एकदम आइडेंटिकल बना दिया, जो कि जैसा धोखा होता है, ये ऐसा महसूस होता है कि ये नोट असली लगता है, लेकिन वो वास्तव में नोट असली नहीं होता है। अच्छा, अब इसके बाद डिफाइन किया है सेक्शन 29 और 29A। सेक्शन 29 में डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, और ये अमेंडमेंट कर दिया सेक्शन 29A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 29A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक, फिर उसके बाद आता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, सेक्शन 30। ठीक है, तो ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गया। तो इतने ये जनरल एक्सप्रेशन हमने आपको बता दिए, इसकी टेरिटोरियल लिमिट्स भी हमने बता दी थी आपको। हमने ये भी बता दिया था कि आईपीसी की फ्रेमिंग में, आईपीसी में हमने क्या फ्रेमिंग करी थी, किस पर्पस के लिए फ्रेमिंग करी थी, ऑफेंसेस को डिफाइन किया और ऑफेंसेस के पनिशमेंट को डिफाइन किया। तो सबसे पहली बात ये हुई कि अगर प्रियम्बल पे जाएं तो क्या है, साधारण दंडिक विधि है, और एप्लीकेबिलिटी क्या है, एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 2 कहता है ऑन एवरी पर्सन विद इन इंडिया। सेक्शन 3 कहता है ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाई लॉ टू बी ट्राइड विद इन इंडिया, सेक्शन 3 ये कहता है। सेक्शन 4 ये कहता है कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, भारत के बाहर अगर कोई अपराध करता है तो भी वो लाइबल है। सेक्शन 2 कहता है एनी पर्सन, जिसने कोई शिप और एयरक्राफ्ट पे अगर कोई ऑफेंस किया है वो भी लाइबल है। एक्सेप्शन पे हम लोग आ गए, फॉरेन सॉवरेन, डिप्लोमेट्स, एलियन एनिमीज, फॉरेन आर्मी, वारशिप, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। अब हम लोग जनरल एक्सेप्शन पे आए चैप्टर 2 पे, तो चैप्टर 2 पे 9 से नंबर है, 10 में मैन एंड वुमेन है, 11 में पर्सन है, 12 में पब्लिक है, 14 में गवर्नमेंट सर्वेंट है, 21 में पब्लिक सर्वेंट है, और 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट किया, तो मूवेबल प्रॉपर्टी के बाद हमने क्या रिलेट किया था, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, और फिर उसके बाद हमने उसको रिलेट किया डिसऑनेस्टी से, सेक्शन 24। फिर उसके बाद हमने रिलेट किया उसको डिसऑनेस्टी और फ्रॉड और रीजन टू बिलीव, 24, 25, 26। ये कॉज होते हैं रॉन्गफुल गेन के और रॉन्गफुल गेन ऑफ प्रॉपर्टी। तो रॉन्गफुल गेन 23 में है, रॉन्गफुल गेन ऑफ प्रॉपर्टी 22 में है। अभी हमने रॉन्गफुल गेन कर लिया, तो ये प्रॉपर्टी पोजीशन में होगी वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट के, ये भी हो सकती है। सेक्शन 28 में हमने बात किया काउंटर फीटिंग के बारे में, बात किया कूटकरण के बारे में, बात किया यानी आइडेंटिकल फ्रेम की कोई भी चीज बना देना धोखा देने के लिए पर्याप्त हो, जिससे धोखा दिया जा सकता हो। सेक्शन 29 में हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करी, फर्जी डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, उससे संबंध में भी बात कर ली। सेक्शन 29A में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की बात करी, क्योंकि साइबर क्राइम हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स की वो चीज़ें होती है जिससे कि आदमी के अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं, कोई डॉक्यूमेंट फर्जी बना के भेज देते हैं। तो वो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों में आती हैं, दैट हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 29A। फिर उसके बाद हमारा आता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी मतलब मूल्यवान प्रतिभूति, जिससे कि कोई ना कोई राइट क्रिएट हो रहा, कोई अधिकार सृजित हो रहा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे सेक्शन 34। ठीक, तो अभी आज इसको बंद करते हैं। गुड नाइट।